वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण के नियमों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और उनकी विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है, पार्श्व परावर्तित होता है और दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितना वस्तु उस दर्पण से दूर होती है। मान लीजिए हम समतल दर्पण के आगे खड़े हैं, तो हम चाहे उस दर्पण के पास खड़े हैं, चाहे हम उस दर्पण से दूर खड़े हैं, लेकिन हमारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और हमेशा उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूर हम उस दर्पण से हैं, और हमेशा पार्श्व परावर्तित भी रहेगा। इसका मतलब यह है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता। वस्तु की स्थिति चाहे कहीं भी हो, प्रतिबिंब की विशेषता में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। लेकिन स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गोलीय दर्पणों में वस्तु की स्थिति के साथ प्रतिबिंब की विशेषता भी बदल जाती है। एक ही दर्पण हमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब भी दिखा सकता है, उल्टा प्रतिबिंब भी दिखा सकता है। यह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसा क्यों होता है, इसे जानते हैं। किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब कब और कहाँ बनता है? वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तित होती हैं, वो परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर वो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो गोलीय दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ नियमों का जानना जरूरी है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पणों में परावर्तन के बाद किस बिंदु से पास होगी, किस बिंदु से गुजरेगी। यह जानने के लिए हमें इसके नियमों के बारे में पढ़ना होगा। तो पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसे हम एक चित्र की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण जिसमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। इस पर हम कुछ मुख्य बिंदुओं को अंकित कर लेंगे। दर्पण का केंद्र ध्रुव यानी कि पोल P और इस P से जाती हुई एक मुख्य अक्ष, इससे कुछ दूरी पर हम फोकस को अंकित करेंगे। और हम जानते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है और वह वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। तो इससे डबल दूरी पर हम वक्रता केंद्र को अंकित करेंगे। जब भी आप डायग्राम बनाएं तो ध्रुव से जितनी दूरी फोकस की हो, उससे डबल दूरी वक्रता केंद्र की होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण के ऊपर आपतित होगी, वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन यानी कि इस दर्पण से टकराकर वह फोकस में से गुजरती है। इसी तरह यदि हम उत्तल दर्पण बनाएं, उत्तल दर्पण जिसमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है,
इसमें भी हम उसके कुछ जरूरी बिंदुओं को अंकित कर लेंगे। इसका दर्पण का मुख्य बिंदु पोल और उससे पास होती हुई एक मुख्य अक्ष। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र इस दर्पण से पीछे होते हैं। यह उसका पिछला भाग है दर्पण का, तो इसका फोकस इस साइड होगा और इससे डबल दूरी पर उसका वक्रता केंद्र को हम अंकित कर लेंगे। तो इस केस में भी जो प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी। ऐसा क्यों होगा? देखिए, उत्तल दर्पण में फोकस इस दर्पण के पीछे है। हम जानते हैं कि दर्पण अपारदर्शी होता है। कोई भी प्रकाश की किरण इस दर्पण को क्रॉस करके पीछे नहीं जा सकती, इसलिए वह हमें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। वह फोकस से गुजरेगी नहीं, यानी लगेगा कि वह फोकस से आ रही है। प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, वह परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ ध्यान दें कि जो परावर्तन के नियम हमने पढ़े थे कि परावर्तन कोण आपतन कोण के हमेशा बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह हर प्रकार के दर्पणों के लिए सही है। यहाँ भी ये दोनों सत्य हैं। कैसे? यह हमारी आपतित किरण है, परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर यह आपतित होती है वह हमारा आपतन बिंदु है, और इस बिंदु पर यदि हम एक अभिलंब बनाएं तो वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात देखिए कि मैंने जो ये अभिलंब बनाया है वह इस वक्रता केंद्र से पास हो रहा है। ऐसा क्यों है? हम जानते हैं कि किसी भी गोले में केंद्र से उस गोले के किसी भी बिंदु तक की दूरी, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, वह उस बिंदु के हमेशा लंबवत होता है। यानी कि ये जो दूरी है C से लेकर पॉइंट O तक, यह इस बिंदु के ऊपर लंबवत है। तो किसी भी बिंदु पर यदि हम अभिलंब बनाना चाहते हैं तो वह अभिलंब इस C पॉइंट वक्रता केंद्र से ही पास होगा, क्योंकि यह केंद्र क्या है, उस गोले का केंद्र है जिस गोले का यह दर्पण हिस्सा है। तो अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण इस केस में भी एक ही तल पर है। दूसरा नियम कि आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, जिसे हम इंग्लिश के छोटे लेटर I से लिखते हैं। परावर्तन कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, जिसे हम इंग्लिश के छोटे लेटर R से लिखते हैं, यह हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ भी हमेशा बराबर होंगे। इसी तरह हम ये दोनों नियम यहाँ पर भी बना सकते हैं। यह आपतन कोण होगा और यह परावर्तन कोण होगा। यह अभिलंब जो है वह C से गुजरता हुआ हम बना सकते हैं। तो परावर्तन के नियम हर प्रकार के दर्पणों के लिए सही है। नेक्स्ट है दूसरा नियम, फोकस से होकर आती या आती हुई प्रतीत होती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से देखें, फोकस से होकर आती या आती हुई प्रतीत होती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
तो इसके लिए भी हम सबसे पहले उत्तल और अवतल दर्पण को कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ बना लेंगे। नियम के अनुसार फोकस से होकर आती हुई एक प्रकाश की किरण, यह हमारा फोकस है, इस बिंदु से होकर आती कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह इसका अवतल बिंदु है, यहाँ से परावर्तित होकर यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी तरह हम उत्तल दर्पण में फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती प्रकाश की किरण को बनाएंगे, क्योंकि इसका फोकस आभासी है। यह प्रकाश की किरण इस तरह प्रतीत हो रहा है कि यह उसके फोकस की तरफ जा रही है, तो परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह हमारा मुख्य अक्ष है। परावर्तन के बाद कोई भी प्रकाश की किरण जो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है या फोकस से आ रही है, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ भी परावर्तन के दोनों नियम सत्य हैं। यह आपतन कोण और यह परावर्तन कोण, यहाँ दोनों बराबर होंगे। इसी तरह यहाँ भी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। नेक्स्ट तीसरा नियम है, वक्रता केंद्र C से आती या आती प्रतीत होती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। C से आती कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। हम एक ऐसी प्रकाश की किरण बनाएंगे जो इस वक्रता केंद्र C से पास होती हो। यह हमारी आपतित किरण है। तो नियम के अनुसार परावर्तन के बाद यह इसी रास्ते से वापस मुड़ जाएगी, तो यही उसकी परावर्तित किरण होगी। इसी प्रकार यहाँ हम एक ऐसी किरण बनाएंगे जो हमें लगेगा कि C की तरफ जा रही है, यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरती हुई जो प्रतीत हो रही है वह परावर्तन के बाद इसी पथ से वापस लौट जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि C से वक्रता केंद्र से किसी भी बिंदु तक की दूरी क्या है? त्रिज्या। और त्रिज्या हमेशा उस गोले के बिंदु पर लंबवत होती है। तो इसका मतलब है यह किरण इस बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर लंबवत दिशा में आपतित हो रही है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ऊपर लंबवत आपतित होती है तो उसका आपतन कोण 0 होता है। क्यों? क्योंकि अभिलंब भी इसी आपतित किरण के ऊपर बनेगा। तो जो दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर होती है उनके बीच का कोण 0 होता है। और परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए परावर्तन कोण भी 0 होगा और वह आपतित किरण उसी पथ से वापस लौट जाएगी। इसी प्रकार यहाँ भी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 हैं, क्योंकि इस बिंदु पर यदि हम अभिलंब बनाएंगे तो वह C से ही पास होता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट है चौथा नियम। दर्पण के ध्रुव P पर आपतित और परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। इसका मतलब कि यदि कोई प्रकाश की किरण इस ध्रुव के ऊपर आपतित होगी तो जितना कोण वह आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी उतना ही कोण परावर्तित किरण इस मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी। आइए हम इसे ड्रॉ करते हैं। हम एक ऐसी प्रकाश की किरण बनाएंगे जो इस ध्रुव के ऊपर आपतित होगी।
तो यह आपतित किरण इस मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वह कौन सा होगा, वह आपतन कोण ही होगा, क्योंकि इस आपतन बिंदु यानी कि ध्रुव पर अभिलंब मुख्य अक्ष ही होता है। इस बिंदु ध्रुव पर यदि हम एक अभिलंब बनाए तो यह मुख्य अक्ष ही होगा। तो यह प्रकाश की किरण परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के साथ भी उतना ही कोण बनाएगी जितना इस आपतित किरण ने बनाया है R, यानी कि यहाँ पर एंगल I बराबर एंगल R, ये दोनों कोण बराबर होंगे। हम देख सकते हैं कि यह परावर्तन का नियम ही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ भी अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन होने के बाद वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाएगी। यहाँ भी एंगल I बराबर एंगल R होगा। यह हमारा चौथा नियम। इस प्रकार हमने गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण के चारों नियमों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आप सबको ये नियम समझ आए होंगे। जो भी आपके इससे रिलेटेड प्रश्न हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवश्य ही उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, उनकी विशेषताएं और उनके उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।